ऊपर 498A का केस किया था। पहले उसने कोर्ट केस किया, उसके बाद जब वहाँ से वो हमारा कुछ नहीं कर पाई, हमें अरेस्ट वगैरह नहीं कर पाई थी, तो उसने 1 साल बाद छोटे भाई पर रेप केस किया और हम पर दहेज प्रताड़ना का दोबारा से केस किया। हम लोग काफ़ी प्रताड़ित थे और इतनी प्रताड़ना बर्दाश्त की कि केरल से मैं तारीख लगाने हापुड़ा मेरठ आता था। उसके बाद उन केसों के बीच में ही मैंने देखा उसका जो झूठा तर्क है वो क्या है। उस पर फिर 340 की कार्रवाई कराई। 340 की कार्रवाई अलाउ भी हुई। अलाउ होने के बाद उसका जो झूठ था वो सामने आया। लास्ट में उन लोगों ने अपना झूठ कबूल भी किया और माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांग के बिल्कुल जीरो पे फाइनल भी किया। इस अपने दम पर लड़ा और लास्ट में उन लोगों का, और जिस तरह से हम प्रताड़ित थे, मैंने फिर सोचा कि जिस तरह से मैं प्रताड़ित हूँ उसी तरह से लाखों लोग झूठे मुकदमों से प्रताड़ित होंगे। तो हमने जो झूठे मुकदमों में प्रताड़ित पीड़ित लोगों के लिए ये संस्था न्याय संकल्प परिवार फाउंडेशन संस्था रजिस्टर्ड कराई और सभी लोगों को कानूनी सलाह और जो भी झूठे मुकदमों से प्रताड़ित होते हैं उनकी हर तरह से मदद करते हैं। जगह जगह पे, हर शहर में, हर स्टेट में जितने भी झूठे मुकदमों से प्रताड़ित होते हैं हमारी टीम उनकी मदद करती है और आगे भी मदद करते ही रहेंगे। नहीं, विधानसभा लोकसभा विधानसभा दोनों जगह से कानून बनते हैं। तो कानून अगर सुधारना है तो हमको इस जगह पे आना ही पड़ेगा, या हम इतनी जगह पे इतने पावरफुल तरीके से अपनी बात रखें कि शायद सरकार को ये समझ में आए कि ये भी एक मुद्दा है। क्योंकि जब एनसीआरबी का डाटा उठाया जाएगा तो हमने 1967 से लेकर के और 2022 तक के आंकड़े देखे हैं। एक्सीडेंटल एंड सुसाइड्स इन इंडिया जो एनसीआरबी का डाटा है, उसमें जब आप देखेंगे तो महिलाओं का जो सुसाइड है उससे लगभग 3 गुना आज की डेट में आदमियों का सुसाइड है। सरकार डाटा वहीं से उठाती है महिला सशक्तिकरण के, लेकिन बगल में ही पुरुष की जो आत्महत्या है वो उनको दिखाई नहीं देती है। क्यों? महिला के नाम पे संवेदनाएं हैं लोगों के अंदर, वो चाहते हैं कि महिला सुरक्षित रहे, तो उस भावनाओं के तहत वो उसको उठाते हैं, लेकिन पुरुष के प्रति संवेदना है ही नहीं समाज में। नतीजा ये है, लड़का मरता है, मर जाए, कितने सारे केसेस होते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक तो ये था कि लॉ का दुरुपयोग होता था, अब क्या हो गया है, कानून ही ऐसे बनने शुरू हो रहे हैं जिसमें दुरुपयोग होना ही होना है। आप कीजिएगा, हम आपको बात करो, आप चाहे तो बैठ जाइए, क्षमा चाहते हैं आपको, उन्होंने बैठ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाइए। आप हम सब आपस के ही लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो कानून बनवाने की जो प्रक्रिया है, हमने बताया विधानसभा और लोकसभा से स्टार्ट होती है। तो हमको ये लगा कि ये बात लोग कहने से डर रहे हैं, सरकारी अधिकारी बोल नहीं सकता। अगर कोई सरकार का कर्मचारी ये बोले कि साहब पुरुषों के साथ जाती हो रही है, तो लोग उसको महिला विरोधी मानने लगते हैं। अगर हम ये कहें कि पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए पुरुष आयोग बना लिया जाए, तो एक बड़ा सा तबका खड़ा हो जाता है कि आप महिला विरोधी हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने चुनाव भी लड़ा है और लखनऊ से लड़ा है, वाराणसी से कैंडिडेट उतारा गया है। ट्रिपल तलाक का जब कानून आया था, हमने तब भी उस समय विरोध किया था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मतलब खड़े खड़े 3 तलाक देना, हम मानते हैं गलत है, लेकिन खड़े खड़े आप किसी पति को जेल भेज दे रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? फिर एक चीज का तो आप महिला को देख रहे हो कि खड़े खड़े अगर उसको निकाला जाता है तो बेचारी है, बात सही है, नहीं निकालना चाहिए, लेकिन उसी कानून में आप प्रावधान बनाते हो कि पति को तुरंत जेल भेज दो, तो इसका मतलब है आप दूसरा पक्ष देखने ही नहीं चाहते। जेल भेजने के साथ साथ उसको जो है खर्चा भी चाहिए, पति जेल में है तो खर्चा कहाँ से देगा? अब सवाल आता है, इसमें सबसे बड़ा जो कोड़ में खाज है
वो ये है गुजारा भत्ता। ले दे के सारी न्याय व्यवस्था, चाहे दहेज का मुकदमा किया जाए, चाहे वो गुजारा भत्ता का मुकदमा किया जाए, चाहे घरेलू हिंसा का मुकदमा किया जाए, सब में उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है। आरोप लगेगा दहेज का, समझौते होंगे, कितने पैसे दे के समझौता हो रहा है। गुजारा भत्ता चाहिए, पति चाहे जहां से ला करके दे, उसको गुजारा भत्ता देना ही देना है। ये कोर्टों ने एकदम बिल्कुल माइंड सेट कर लिया सर है। हम तो ये भी चाहते हैं कि जब हमारा सरकार ये जो समान नागरिक संहिता के गठन करे तो उसमें जो गुजारा भत्ता देने का प्रावधान सिर्फ पुरुषों को है और सक्षम महिला को भी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान उसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि केवल पुरुष ही क्यों गुजारा भत्ता दे, जब महिला जब आत्मनिर्भर है तो अब हम उसका भी बता रहे हैं। यूसीसी का हमने पूरा लॉ कमीशन को ड्राफ्ट दिया हुआ है जी। लॉ कमीशन जो यूसीसी बन रहा है उसमें 4-5 चीजें हैं। एक है संपत्ति अधिकार, दूसरा है तलाक के प्रोविजन, तीसरा है और क्या बोलते हैं, एक संपत्ति अधिकार है, उत्तराधिकार है, गुजारा भत्ता है और 2-3 पॉइंट और हैं, मैं समय एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो मैंने उस समय ये कहा था इक्वलिटी अगर आपको चाहिए तो आप लड़का लड़की दोनों को बराबर मानिए, और सरकार ने इक्वलिटी दे रखी है। 2005 में कानून पास है कि विवाहित महिला को भी अपने पिता की संपत्ति में भाई के बराबर का हक प्राप्त है। ये 2005 में ही पास हो चुका है। तो जब कानून में किसी महिला का बराबर का अधिकार है, एजुकेशन में आप देखेंगे हमेशा लड़कियों ने बाजी मारी है। पिछले कम से कम 25-30 साल से तो हम देख रहे हैं जब महिलाओं ने बाजी मारी है, 12वीं तक कम से कम हम देख रहे हैं कि उन्होंने बाजी मारी है। तो जब आत्मनिर्भरता की बारी आती है तो वो सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमने यूसीसी में एक ड्राफ्ट दिया था कि लड़का लड़की को बराबर मानते हुए शादी के समय लड़की को ये तय करना होगा, लड़के को ये तय करना होगा कि आप माँ बाप की देखभाल करेंगे या विदा होके जाएंगे। सारा बेस यहीं से स्टार्ट कर रहे थे हमने भूल जाइए कि वो लड़की है कि लड़का है, दोनों ग्रेजुएट है, दोनों अच्छे नंबरों से पास है, दोनों का ही माँ बाप की संपत्ति में अधिकार है। अब एक लड़की ये चाहती है कि साहब मुझे 8-10 लाख 20-25 लाख जो भी हैसियत से दे के विदा कर दो, हमें माँ बाप का खर्चा नहीं उठाना, या ऐसे परवरिश हुई है, तो ये गलत है। यहाँ पे अगर लड़की चाहती है कि उसको रहना है तो उसको बिल्कुल मायके में रहने दिया जाए और शादी करके लड़के को विदा करा के वो खुद लाए, ठीक वैसे ही जैसे लड़का लाता है। हमने एकदम इक्वल की बात कर रहे हैं। यहाँ से सुनने में अटपटा सा लगेगा, आपने सारी एजुकेशन दी, लड़की इतना जलाई जा रही, दुनिया भर के आपने प्रोपेगेंडा किए, तो लड़की को मैके में रहने दीजिए, वो भी माँ बाप की सेवा करना चाहती है, बशर्ते वो भी सेवा करेगी। जिम्मेदार अगर संपत्ति अधिकार चाहिए तो फिर उसको जिम्मेदारी भी उठानी होगी। एक तरफ से नहीं काम चलेगा कि हमको सिर्फ अधिकारी अधिकार चाहिए, जिम्मेदारी के नाम पे जीरो, वो नहीं चलेगा। तो अब यहीं से सारी समस्या हल हो जाती है। जो घर में रहेगा, जो माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएगा, संपत्ति उसी में बटेगी। जो यहाँ से विदा होके जा रहा है उसे उसकी प्रॉपर्टी की हैसियत का लगभग 1/3 मिलना चाहिए, और अगर भगवान न करे कोई बुरी वक्त आ जाए तो उसको मैके में राइट टू लिव दीजिए। राइट टू लिव, राइट टू सेल नहीं, राइट टू सेल होना चाहिए, सॉरी राइट टू लिव होना चाहिए। राइट टू लिव था पहले, महिलाओं को राइट टू लिव था। 2005 में इन्होंने राइट टू सेल दे दिया, यानी कि भाई सेवा करेगा, जब पिताजी की डेथ हो जाएगी तो वो वहां से आएंगी, उनको आधा हिस्सा चाहिए। मैं कुछ कहना चाहूंगा, आपने 2005 का बात कहा, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ तो आज के डेट में केंद्र सरकार में जो तत्कालीन सरकार 2014 से यदि कुछ खामियां थी तो ये सरकार चाहती तो उसको सुधार सकती थी, मगर 10 सालों में इन्होंने कुछ सुधार नहीं और उस पे सुझाव देने वाले के लिए तो पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं जी। कौन देगा? कोई देगा? कोई मिनिस्टर देगा? मोदी जी के दो मंत्रियों ने दिया था, उनको बिठा दिया। मगर हमें ये भी देखना होगा धारा 497 का निरस्तीकरण भी इन्हीं के कार्यकाल में, अभी और फर्जी मुकदमे भी इन्हीं के कार्यकाल में बढ़ रहे हैं। अभी हम यूसीसी पे बात कर रहे थे, यूसीसी को डीप समझिएगा तब हम बता पाएंगे। जब संपत्ति अधिकार दोनों का बराबर होगा, ठीक है, जब संपत्ति अधिकार दोनों का बराबर होगा तो जो लड़की या लड़का विदा होकर के ला रहा है, बच्चे उसी को पालने हैं।
चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़का हो, बच्चे उसी को पालने हैं। अगर कोई दूसरा पक्ष लेडी है तो बच्चे को ले सकती है, लेकिन तब तक सिर्फ 5 साल तक। 5 साल के बाद वो बच्चा वहीं जाएगा जहां पे उसको संपत्ति उत्तराधिकार मिलना है। अगर वो महिला कहती है कि हम माँ बाप की सेवा करेंगे, विदा होकर नहीं जाएंगे, तो वो बच्चे महिला को ही मिलेंगे, लेकिन पति को विजिटिंग राइट होगा। पति के पास है तो महिला को विजिटिंग राइट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे से माँ और बाप दोनों को दूर नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास उत्तराधिकार की समस्या हल हो जाती है। ये कोई कस्टडी का मुकदमा खत्म हो जाएंगे इस तरीके से। और दूसरा, ये जो आपका संपत्ति का बंटवारा है, और सबसे बड़ा इसका जो खतरा है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, 2005 में जब इन्होंने संपत्ति अधिकार दिया महिलाओं को, आज कई प्रदेशों में एग्रीकल्चरल लैंड भी उसकी जद में है, खेती की जमीन। यानी कोई शादी कहीं कर रहा है, उसकी बीवी यहाँ से हिस्सा ले रही है या बहन हिस्सा ले रही है, यहाँ बेच रही है, और वो वहां जाकर के हिस्सा खरीद रहे हैं। जमीनों के टुकड़े हो रहे हैं इस संपत्ति अधिकार के नाम पे। तो यूसीसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पे गहन मंथन चाहिए, और दोनों पक्षों का सुनवाई का बराबर का, ना लड़की के साथ ज्यादती होनी चाहिए और ना लड़के के साथ। ये हमारा इसमें यूसीसी। जोरदार तालियां इस बात पे। आगे से कोई और कुछ कहना चाहते हैं? तो आप यही कहना चाहते हैं कि यूसीसी जब भी गठन हो तो उस पर अच्छे तरीके से उसको सोच के समझ के उसकी सारी परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं, लड़की का भी पक्ष देखना पड़ता है, लड़के का भी देखना पड़ता है। आप मतलब इस बात के लिए मतलब समर्थन करते हैं कि जितने जो कानून योजनाएं व अभियान महिलाओं के पक्ष में, उसी के समानांतर पुरुषों के पक्ष में भी होने चाहिए। इसीलिए कहा पुरुष आयोग यही है समान नागरिक संहिता। जब तक गठित नहीं होगा तब तक की यही है समान नागरिक संहिता, क्योंकि नागरिक अर्थात सभी नागरिकों के लिए, न कि हिंदू और मुस्लिमों के लिए। नागरिक में एक पति भी होता है, एक पत्नी भी होती है। तो जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए समान नागरिकों का नागरिक संहिता का गठन हो, जिसमें कानून योजनाएं अभियान सजा सब कुछ बराबर हो, पुरुष और महिला में भेदभाव ना हो। कहीं महिला को देख के महिला को विशेषता दिया जाए, और पुरुष है तो पुरुष को काटे के पेड़ पे टांग दिया जाए, ऐसा नहीं चलेगा। पुरुष और महिला दोनों के लिए समान के अधिकार होने चाहिए, समान के मंच होने चाहिए, और समान के सजा के भी अधिकार होने चाहिए। यही है मेन यूसीसी का प्रारूप। एक चीज और बता दें, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जजमेंट को खत्म किया है, वो ये कहे के खत्म किया 497 आईपीसी थी। अभी बीएनएस में चूंकि खत्म ही हो गई थी तो यहाँ जगह नहीं होगी उसकी अब। तो जो आईपीसी 497 उन्होंने इक्वलिटी का ही हवाला दिया था। ये कहा था कि स्त्री जो है उसको अपनी दैहिक आजादी है, पति उसकी जागीर नहीं है, तो इसलिए उसको आजाद कर दिया। उन्होंने कहा आजाद वर्ड नहीं यूज करेंगे, उन्होंने उसको एडल्ट्री की छूट दे दी। तो जो कर दिया किया, ये कह गया कि ये बायस्ड है जी। जब वो बायस्ड है तो उन्होंने खत्म किया। तो 498A से लेके सीआरपीसी 125 तो दुनिया भर की ना जाने कितनी धाराएं हैं जिसको लीगल टेररिज्म तक कहा गया था, वो नहीं खत्म की गई। क्यों? उससे गंदगी, जिससे गंदगी समाज में व्याप्त हो रही है, उसी को लेके एक संगठन गया था कि इसको दोनों को सजा करिए, बालिग है लड़का लड़की, सजा दोनों को होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वहां आकर के दोनों को ही, उस लॉ को ही खत्म कर दिया, ये कहते हुए कि हम जेंडर इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं। यानी गंदगी एक परोस रहा था, जेंडर इक्वलिटी में दोनों को गंदगी परोसने का अधिकार दे दिया। तो ये समाज को जेंडर इक्वलिटी हो, लेकिन इस तरह की जेंडर इक्वलिटी नहीं चाहिए कि जिसमें कि समाज गंदा हो। साथियों, आप देख सकते हैं कि जो धारा 497 सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोपरि है, मगर केंद्र सरकार को चाहिए कि जो समाज को विखंडित कर रहा है, परिवार को विखंडित कर रहा है, हमारे भारत के संस्कृति के मूल के विरोध में है, मूल के खिलाफ है ये। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और मर्द से अवैध संबंध बनाए। अवैध संबंध के कारण ही तमाम प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, तमाम प्रकार के झूठे आरोप, दहेज के केस इत्यादि, वो 125 तक पहुंच जाता है, जिसमें बच्चे चाइल्ड कस्टडी से लेकर बहुत तरीके की नाना प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चौधरी है, मैं लखनऊ से आया। मतलब एक हिंदू है, कमाल अहमद, सिवाल अहमद मिर्जापुर, मतलब एक ये मुसलमान है। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि यूसीसी का अर्थ क्या होता है। क्या आप भी किसी महिलावादी कानून से परेशान हैं? कानून से परेशान है, वही महिलावादी।
क्या आप भी किसी महिलावादी कानून से परेशान हैं? जी 5 साल से हम ही नहीं, हमारा पति परिवार पूरा परेशान है। हमारी इसमें भाभी भी है और भाई भी है और भतीजे भी हैं और 2 भाभियां हैं। जैसा कि यही मकसद था कि ये एक हिंदू है और ये एक मुसलमान है, मगर दोनों लोग महिला दुराचारी महिला से परेशान है, जो महिला कानून का दुरुपयोग करती है, जो महिला कानून के लिए किसी भी हद तक जाती है। तो केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो आप जातीय धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, उस पर जातीय धर्म का कार्ड न खेल करके जो सबसे बड़ा खोड़ लिंग के आधार पर भेदभाव हमारे कानून में है, उसको आप समाप्त करें। तो आप 2 शब्द बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ।